Good morning friends, I am HS Ratna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2, 3, 4 व 5 सितंबर के करंट अफेयर्स की। दोस्तों, करंट अफेयर्स आपको दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस, पटवार, यूपीएससी, आरपीएससी, आप जो भी एग्ज़ाम, रेलवे, बैंक, जो भी आप देना चाहते हो सभी में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। एक सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 2, 3, 4 व 5 सितंबर करंट अफेयर्स बाय HS सर। फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ मैं। दिल्ली पुलिस के नोट्स 11 सितंबर से मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट की एक बेहतरीन बुकलेट है। जीएस, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिक और आपको वास्तविक मिलेंगे। उसके बाद 15 सितंबर से राजस्थान पुलिस के नोट्स मिलेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग के माध्यम से जिबूती में अपने सैन्य हवाई अड्डे तक पहुंच सुनिश्चित करेगा? तो दोस्तों, कौन सा देश है जो भारत को जिबूती में स्वयं के हवाई अड्डे पर पहुंच सुनिश्चित करेगा? यानी सैन्य जो हवाई अड्डे होते हैं वहां पर भारत को एक जगह प्रदान करेगा, वहां तक भारत की जो एयरफोर्स है उसके लिए जगह उपलब्ध करवाएगा। तो ये कौन सा देश है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: अमेरिका, जापान, फ्रांस, मेडागास्कर। तो दोस्तों, कौन सा है? जापान। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं जापान की। तो जापान की कैपिटल टोक्यो है और जापान की जो करेंसी है वो येन है। जापान की जो बात करते हैं संसद, जापान की संसद का नाम डाइट है। पीएम अभी तक शिंजो आबे थे, लेकिन अभी इनके इस्तीफे की संभावना हो रही है, हो सकता है दे भी दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मध्य कमांडर स्तर की मीटिंग चुशूल में चल रही है। चुशूल कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, चुशूल कहाँ पर है? लेह में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेह में ही आपको पता है पेंगोंग लेक है, पेंगोंग झील है, बहुत सुंदर नज़ारा है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इटिको पोप का गुड़िया हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही। वे किस जिले के इटिको पोप का गांव के लोगों द्वारा तैयार की गई? तो ये इटिको पोप का जो गांव है ये कौन से ज़िले में पड़ता है? तो दोस्तों, ये पड़ता है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की एक राजधानी भी इसे बनाया गया है। कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम तीनों ही आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो ये जो इटिको पोप का जो गांव है ये कौन से ज़िले में पड़ता है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। कैपिटल ये तीनों हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने 2020 फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो दोस्तों, आपको पता ही है कंटिन्यूअस कौन जीतते आ रहे हैं? लुइस हैमिल्टन। तो इस बार भी किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये रिजेनवल्ड कौन है दोस्तों? ये मैरी के लुकासा रिजेनवल्ड। ये कौन थी? ये 29 वर्ष की बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। सबसे कम उम्र में बुकर पुरस्कार जीता था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हर वर्ष किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, अभी सितंबर चल रहा है और सितंबर को ही पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। और आज 5 सितंबर है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी
मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों हमने कुछ छोटी खबरें भी यहाँ पर शामिल की हैं, जो एक एक दो लाइन की हैं। कोल इंडिया 2023-24 तक जितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ का निवेश करेगा, तो कोल इंडिया लिमिटेड है वो 2023-24 तक कितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो आपको ध्यान रखना है 500 परियोजनाओं। सेकंड खबर की बात करते हैं इसमें हम, तो देखिए सेकंड खबर है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और जिस देश के सहयोग को मंजूरी दी है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने भूविज्ञान यानी जो पृथ्वी भूगर्भ से संबंधित जो साइंस होता है और खनिज संसाधन, इस क्षेत्र के लिए भारत और कौन से देश के बीच मंजूरी दी है दोस्तों? ये दी है फिनलैंड। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, तो रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मेक इन इंडिया ये योजना 2015 में शुरू की गई थी, मेक इन इंडिया, तो इसको बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है 2580 करोड़ रुपए, 2580 करोड़ रुपए। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, तो देखिए वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। दोस्तों जो सोलर एनर्जी होती है उसके लिए सोलर ट्री बनाए जाते हैं, तो सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित करने वाला देश कौन सा बन गया है? भारत। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं हम, तो देखिए जिस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है वो कौन सा है? तो दोस्तों चाइना ने। अभी भारत और चाइना का विवाद चल रहा है, तो इसको लेकर के क्या किया है, जो कैलाश मानसरोवर है आपको पता ही है, वहाँ पर जो सतह से वायु में जो मार करने वाली मिसाइल होती है वो क्या की है, तैनात की है। हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत जितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये दोस्तों 118 है, 118 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को जितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों जो केंद्र सरकार का भारतीय विमानन कंपनियां हैं उनको घरेलू उड़ानों के लिए कितने परसेंट की वो दी है मंजूरी? 60%। ये आपको ध्यान रखना है, लॉकडाउन के कारण ये सेवाएं पहले बंद पड़ी थी, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट खबर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए जितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के कारण स्कूल कॉलेजेस रनिंग में नहीं चल रहे हैं, बंद पड़े हुए हैं। इस वजह से जो एग्ज़ाम होंगे, वार्षिक परीक्षाएं होंगी, उसमें 30% कम सिलेबस आए। ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर। ठीक है, जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। कैपिटल शिमला है, आप जानते ही हो। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, और एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी फेमस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर जितने स्थान पर पहुंच गया है। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है GII,
यानी जो नवाचार वैश्विक नवाचार सूचकांक इसमें भारत 52वें स्थान से 48वें पर पहुंच गया है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पूछा जाएगा एग्जाम्स में। नवाचार यानी नए नए जो खोज वगैरह करते हैं, नए नए पेटेंट वगैरह लाते हैं, उसके लिए। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और जिस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है, तो कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी ये तो हैं दोस्तों वहाँ पर आधिकारिक भाषा के। लेकिन केंद्र सरकार ने उर्दू को भी क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बड़े टॉपिक्स की बात करते हैं। बड़े टॉपिक्स भी बहुत ही उपयोगी हैं हर स्टूडेंट के लिए। जिनको यूपीएससी वगैरह देना है वो पूरे को डिटेल से समझें। बाकी हेडिंग्स और कुछ अंदर तक तो पढ़ना सबको पड़ेगा। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारत ने कहाँ पर, चाइना से विवाद के कारण जो लेह लद्दाख वाला एरिया है, सिक्किम जो LAC है, पूरा LAC पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या कर दी है, तैनात कर दी है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पहले भी भारत ने कई बार काम में ली है। पहले कब ली गई है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 में भी भारत पाक युद्ध में। और बात करते हैं इसमें तिब्बत और गोरखा जो नेपाली होते हैं उनको शामिल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारतीय जो सेना है उससे अलग है, भारतीय सेना इंडियन आर्मी से ये अलग है SFF, और ये उसके नियंत्रण में काम जरूर करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF, तो देखिए हाल ही में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन के साथ गतिरोध के दौरान स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसे विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है, स्पेशल जो फ्रंटियर फोर्स है उसे विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। ये लेह लद्दाख वाले एरिया में LAC पर क्या कर दिया है, इसको तैनात किया है। कुछ रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऊंचाइयों पर इनका अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम SFF के जो इतिहास है उसको जानते हैं। तो देखिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन 1962 में भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद किया गया था। भारत और चाइना का वार हुआ था 1962 में, उसके तुरंत बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का क्या किया गया था, गठन। पहले इसका नाम अलग था, ये एक कोवर्ट आउटफिट थी जिसमें तिब्बतियों को भर्ती किया जाता था। पहले इसमें तिब्बतियों को भर्ती किया जाता था, अब इसमें तिब्बतियों और गोरखाओं दोनों को क्या किया जाता है, भर्ती किया जाता है। शुरुआत में इसका नाम था एस्टाब्लिशमेंट 22। इसका नाम एस्टाब्लिशमेंट 22 इसलिए रखा गया क्योंकि इसे मेजर जनरल सुजान सिंह उबान ने प्रस्तावित किया था, और वो करीब 22 ब्रिगेड थे उनको संचालित करते थे। तो इसका पहले नाम क्या था, एस्टेब्लिशमेंट 22। आगे बात करते हैं। मेजर जनरल सुजान सिंह उबान एक आर्टिलरी अधिकारी थे जिन्होंने 22 माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाली थी। जो माउंटेन पहाड़ी रेजिमेंट होती हैं उनमें 22 की कमान सुजान सिंह ने संभाली थी, इसलिए इसका नाम पहले क्या रखा गया था, एस्टेब्लिशमेंट 22, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का नाम। नेक्स्ट इसमें हम आगे देखते हैं
देखिए इसके बाद इसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के रूप में नामित किया गया था और अब यह कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आता है, जहां इसका नेतृत्व एक महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल करता है, जो मेजर जनरल रैंक का सेना अधिकारी होता है। अब ये कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आता है, ठीक है। और इसकी कमान अब कौन संभालता है, इसका नेतृत्व कौन करता है, इंस्पेक्टर जनरल, महानिरीक्षक, जो मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है। SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में शामिल इकाइयां विकास बटालियन के रूप में जानी जाती हैं, ये मैं बता चुका हूँ। SFF इकाइयां भारतीय थल सेना का हिस्सा नहीं है, भारतीय थल सेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके नियंत्रण में काम करती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, देखिए आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा क्योंकि ज़बरदस्त नॉलेज है, हर चीज़ आपको यहाँ पर बताई जाती है। तो देखिए इन इकाइयों की अपनी रैंक संरचनाएं होती हैं, जिनकी स्थिति आर्मी रैंक के बराबर होती है। हालांकि ये उच्च प्रशिक्षित विशेष बल के जवान होते हैं, इनको बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है, हायर ट्रेनर होते हैं ये, और विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं जो सामान्य रूप से किसी विशेष बल इकाई द्वारा किया जाता है। इसलिए SFF इकाइयाँ वस्तुतः एक अलग चार्टर एवं इतिहास होने के बावजूद परिचालन क्षेत्रों में किसी अन्य सेना इकाई के रूप में कार्य करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए इनके पास अपना स्वयं का प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भी होता है, जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जहां SFF में भर्ती होने वाले विशेष बलों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संयोग से महिला सैनिक भी SFF इकाइयों का हिस्सा बनती हैं और विशेष कार्य करती हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में महिला सैनिक भी शामिल होते हैं। अब देखिए ये कब कब यूज में लिया गया था, तो जो SFF इकाइयाँ हैं इन्होंने कौन कौन से बड़े ऑपरेशन किए, तो देखिए इसे कोवर्ट ऑपरेशन है, कई कोवर्ट ऑपरेशन किए थे, जैसे 1971 में भारत पाक युद्ध, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार, कारगिल युद्ध, इन सब में इन्होंने भाग लिया था। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में SFF की क्या भूमिका रही थी। तो देखिए वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चटगांव पहाड़ी इलाकों में SFF ने पाकिस्तानी सेना की अवस्थिति को बेअसर किया और भारतीय सेना को आगे बढ़ने में मदद की। इस ऑपरेशन का कोड नाम था ऑपरेशन ईगल। तो ऑपरेशन ईगल इन्होंने चलाया था। तो ये पूरी एक डिटेल थी जो मैंने आपको SFF के बारे में बताई, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए। 1962 के तुरंत बाद इसका गठन किया गया था, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। दोस्तों एक तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो हैग में है, नीदरलैंड की कैपिटल है हैग, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक आयोग भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हाल ही में न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि नागरिक अधिकारों के वकील प्रशांत भूषण को, नागरिक अधिकारों के वकील कौन है दोस्तों, प्रशांत भूषण, उनको उच्चतम न्यायालय द्वारा आपराधिक अवमानना के लिए दी गई सज़ा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के परिप्रेक्ष्य में असंगत प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि जो प्रशांत भूषण को जो सज़ा दी गई है वो क्या है, उनके अधिकारों के देखते हुए क्या है, अतार्किक है, असंगत है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन कब हुआ था, 1952 में। ये पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। तो कई लोग इसको हैग में करके आएंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों। जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड।
तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको ध्यान रखना है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसके बाद हम स्पोर्ट के बारे में बात करते हैं। स्पोर्ट, तो देखिए स्पोर्ट की हम बात करते हैं दोस्तों। तो स्पोर्ट क्या है, कोविड-19 के बारे में पता लगाने के लिए एक ऐप है, एक उपकरण है, ये आपको ध्यान रखना। रोबोट है ये माध्यम। तो देखिए हम यहाँ पर एक एक चीज़ को देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने लोगों के शरीर का तापमान और सांस लेने की दर जैसे महत्वपूर्ण संकेतों की पहचान करने वाला एक रोबोट स्पोर्ट विकसित किया है, जो कोविड-19 के लक्षणों वाले रोगियों की पहचान कर सकता है। तो कोविड-19 के जो पेशेंट होते हैं उनकी भी पहचान ये कर सकता है, ऐसा बताया। आगे हम बात करते हैं आयरन 60। तो दोस्तों आयरन 60 का ये बताया जा रहा है कि एक धूल भरे बादल बने हुए हैं आयरन 60 से, जिसकी परिक्रमा जो पृथ्वी है, जो सूर्य के साथ साथ इन बादलों की परिक्रमा भी बहुत वर्षों से कर रही है, ऐसा शोधकर्ताओं ने बताया है। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं। तो देखिए हाल ही में शोधकर्ताओं ने बताया कि पृथ्वी पिछले 33,000 वर्षों से धुंधली रेडियोधर्मी धूल से निर्मित एक बादल के साथ चक्कर लगा रही है। ये बादल पिछले सुपरनोवा विस्फोटों के अवशेष हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आयरन 60 है उसका नाम, जिनसे वो धुंधले बादल बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं AUDFS-01 आकाशगंगा। तो भारत के जो शोधकर्ता हैं, भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने AUDFS-01 आकाशगंगा का पता लगाया है। तो देखिए भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारतीय खगोलविदों ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ब्रह्मांड की सबसे दूर की नक्षत्र आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है, जो पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यानी जो पृथ्वी से सबसे दूर स्थित आकाशगंगाएं हैं, उनमें से किसकी खोज की है दोस्तों, AUDFS-01, जो 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, गेम टर्म अहेड मार्केट। गेम टर्म अहेड मार्केट। तो भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों RK सिंह ने विद्युत सेक्टर में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत की है, जो अनवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देगा। यानी जो अनवीकरणीय ऊर्जा है, जैसे सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, यानी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस क्षेत्र में बायोमास है। इस क्षेत्र में क्या करने के लिए, इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट डेवलप किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री RK सिंह, उन्होंने ये बात बताई है। आगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी की बात करते हैं दोस्तों हम। तो देखिए सरकार ने जनता को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के उद्देश्य से एक नए व्यापक सिविल सेवा सुधार कार्यक्रम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है। दोस्तों ये क्या है मिशन कर्मयोगी का मतलब, जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं, उनको उनकी क्षमता का बेहतरीन उपयोग करने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। वो बेहतर सेवा प्रदान कर सकें, डबल क्षमता से काम कर सकते हैं, इसके लिए ये मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है, मंजूरी दी गई है। आगे हम बात करते हैं, इस मिशन का उद्देश्य भारत सरकार में व्यक्तिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र में बदलाव करना है। यानी अधिक क्षमता से जितने भी कर्मचारी हैं वो सब काम करें, संस्थाएं हैं वो काम करें। मिशन कर्मयोगी का
लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी और अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। यानी जो सिविल सेवक हैं, आईएएस अधिकारी हैं और आरएस अधिकारी हैं, अलग अलग पीसीएस अधिकारी हैं, उन सबको अधिक से अधिक रचनात्मक कार्य करें, सृजनात्मक कार्य करें, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सूक्ष्म, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाना है। ये आपको ध्यान रखना है। विशिष्ट भूमिका दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई-गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म कहा गया है। यानी आई-गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके ही इसको पाया जा सकता है। आई-गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भारत में 2 करोड़ से भी अधिक कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक और अत्याधुनिक संरचना सुलभ कराएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मिशन कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है और ये सिविल सेवा भारत के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी करना, बेहतरीन काम करना, ये इसमें किया गया है। आगे हम बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो देखिए, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी इजिप्ट, क्या है दोस्तों, इजिप्ट, और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी के शोधकर्ता मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके आरटीपीसीआर परीक्षण की तुलना में, आरटीपीसीआर से दोस्तों कोविड-19 का पता लगाया जाता है, इसकी तुलना में 95% संवेदनशील एवं 100% स्पष्टता के साथ कोविड-19 का पता लगाने में समर्थ हुए हैं। तो दोस्तों, एक तो इजिप्ट इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और एक सेंटर फॉर डिजीज, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी, इसके जो शोधकर्ता हैं वो उन्होंने क्या बनाया है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे कोविड-19 का 100% स्पष्टता के साथ परीक्षण किया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं स्पेस एक्स का पहला ध्रुवीय कक्ष मिशन। स्पेस एक्स आपको पता ही है दोस्तों, एलन मस्क है, उनकी प्राइवेट क्या है, कंपनी है, जो नासा की क्या है, एक कंपनी के रूप में, निजी कंपनी के रूप में काम करती है। तो देखिए, हाल ही में स्पेस एक्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा से सफलतापूर्वक अपना पहला ध्रुवीय कक्षा मिशन लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं सिंगिंग डॉग, यानी जो गाना गाते हैं उन कुत्तों की बात हो रही है, सिंगिंग डॉग। तो दोस्तों, ये क्या है कि ये न्यू गिनी में फिर से देखे गए हैं। तो देखिए, हाल ही में न्यू गिनी में विलुप्त हो चुके सिंगिंग डॉग की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति को 50 वर्षों में पहली बार अपने प्राकृतिक आवास में देखा गया। इनके जो नेचुरल जो हैबिटेट होते हैं, प्राकृतिक आवास होते हैं, उनमें इनको देखा गया है 50 वर्ष बाद। न्यू गिनी में ये पाए जाते हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अब 50 वर्ष बाद फिर से देखा। 2 ब्लैक होल की टक्कर, 2 ब्लैक होल की टक्कर। तो देखिए, हाल ही में खगोलविदों ने अब तक की सबसे बड़ी ब्लैक होल टक्कर का पता लगाया है। ये आपको ध्यान रखना है, ब्लैक होल्स की जो अब तक की सबसे बड़ी जो टक्कर है उसके बारे में पता लगाया है।
ध्यान रखें, लगभग 7 अरब वर्ष पहले 2 ब्लैक होल आपस में टकराकर विलीन हो गए, किंतु यह घटना इतनी तीव्र थी कि इसने स्पेस टाइम परिप्रेक्ष्य के माध्यम से संकेतों को भेजा जो 21 मई 2019 को पृथ्वी पर पहुंची। इन संकेतों को गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में 2 वेधशालाओं, एक तो अमेरिका की लीगो है और एक है इटली की विर्गो, तो लीगो और विर्गो ने इनका पता लगाया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वाटर हीरोज प्रतियोगिता। वाटर हीरोज प्रतियोगिता हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन जैसे विशेष जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं पर लोगों तक पहुंच बनाने के लिए वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरेज 2.0 का शुभारंभ किया है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वाटर हीरोज प्रतियोगिता शुरू की है, यह आपको ध्यान रखना। शेखर गावली 1 सितंबर 2020 को पूर्व रणजी खिलाड़ी और महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के फिटनेस कोच शेखर गावली का नासिक जिले के इगतपुरी हिल स्टेशन में ट्रैकिंग के दौरान 45 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के कोच थे, पूर्व ये रणजी क्रिकेटर थे शेखर गावली, इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सुमित नागल भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने यूएस ओपन 2020 में शानदार जीत हासिल कर पुरुषों के एकल मुकाबले के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। ध्यान रहे कि सुमित नागल ने अपने कैरियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है। 7 वर्ष बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ने यूएस ओपन में कोई मैच जीता है। इससे पहले वर्ष 2013 में सोमदेव देववर्मन ने ये उपलब्धि हासिल की थी, यानी दूसरे दौर में पहुंचा था सोमदेव देववर्मन भी 2013 में। तो फ्रेंड्स ये आज का यानी 2, 3, 4 व 5 सितंबर का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स है, जिसमें हमने क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। सभी छोटी खबरों को आपको 1 लाइनर 2 लाइनर जो खबरें थी वो सारी करवाई हैं। उसके बाद बड़े टॉपिक्स को हमने यहाँ पर क्लियर किया है। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। दोस्तों कई बार हम जब करंट अफेयर्स की अवकाश कर देते हैं तो बाद में हम कंप्लीट शामिल कर देते हैं, आपकी एक सिंगल न्यूज़ भी हम नहीं छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और दिल्ली पुलिस के नोट्स 11 सितंबर से आपको मिलेंगे, आप कांटेक्ट कर लेना 6376204163, ये आपको ध्यान रखना है। 6376204163 63762041 इन नंबर पर आप कांटेक्ट करें। जिसको भी नोट्स चाहिए 85 प्लस स्कोर की हम गारंटी लेते हैं, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें, बेल आइकन प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।